नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मगध का उत्कर्ष बड़ा ही शानदार ये टॉपिक है और ढेर सारे सवाल हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके भी पूछे जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, आप स्कूल व्याख्याता की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट जेआरएफ की, तीनों एग्ज़ामों में तो पक्का एक न एक सवाल मगध से आता है। मगध में जो आरंभिक राजवंश थे वहाँ से, या जो मगध साम्राज्य था वहाँ से तय है एक सवाल आना। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ना है आपको, है ना। तो चलो हम आज हेडिंग डालते हैं मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष गजब का ये टॉपिक है, मगध का उत्कर्ष। देखिए प्यारे साथियों, इसमें सॉरी, मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? अन्य बहुत सारे जनपद थे, महाजनपद थे। 16 महाजनपदों को हमने पढ़ा। 16 महाजनपदों में से और मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, अन्य सारे जनपदों का क्यों नहीं हुआ, महाजनपदों का क्यों नहीं हुआ? ये एक साक्षात्कार में पूछा जाने वाला सवाल है। तो मैं बताऊं आपको, मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण मगध को एक मतलब एक सुरक्षा मिली, है ना। जैसे इसकी जो राजधानी थी, आरंभिक राजधानी है, जैसे गिरिव्रज की बात करूं तो वो पहाड़ों से घिरी हुई थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र का बनाया जाना, तो पाटलिपुत्र भी जो है चारों ओर नदियों से घिरी हुई थी, है ना। पूर्व में तो चंपा थी, इधर को सोन थी, पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। इस प्रकार के इसकी जो है भौगोलिक स्थिति थी। तो कहने का मतलब विदेशियों के आक्रमण इस पर होने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा अ, मगध में जो है लोहे के खाने हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जा सकते थे, है ना। और लोहे के जो है कृषिगत उपकरण बनाए जा सकते थे। ठीक है, और बनाए जा सकते थे, क्या बनाए गए, इस वजह से उनके पास जो है सेना वगैरह भी थी, बढ़िया तरीके से वो युद्ध करना जानते थे। दूसरी चीज़, खेती भी बढ़िया कर लेते थे क्योंकि उपकरण थे। तीसरी बात ये भी है कि वहाँ की जो मिट्टी थी वो गजब की मिट्टी थी, जलोढ़ मिट्टी थी। और मैदान, जो आबो हवा थी, पर्यावरण था, वो भी अनुकूल था कृषि के। ठीक है, तो वहाँ पे फसल भी बढ़िया होती थी, इस वजह से जो है उनका सरप्लस उत्पादन भी बढ़िया होता था, है ना। तो उसने भी इनकी अर्थव्यवस्था को बढ़िया जो है वृद्धि करने में योगदान दिया। इसके अलावा जंगल यहाँ पे थे। घने जंगल होने के कारण उसमें हाथी पाए जाते थे घने जंगलों में, और हाथी जो है युद्ध में लड़ने के लिए बढ़िया काम देते थे। दूसरी चीज, जंगल जंगलों से ये लकड़ी वगैरह भी ले लेते थे, है ना, जिससे ये अच्छे महल बना सकते थे, जिसमें अपने को सुरक्षित रखते थे, महफूज रखते थे। और जंगल जो है इनको युद्ध में लड़ने के लिए भी बड़े उपयोगी थे, छिपने के लिए ये जगह मिल जाती थी। और चूंकि खुद के जगह में जब जंगल होते हैं, खुद के गांव शहर में, तो उन जंगलों की पतली गलियां हमें पता रहती हैं कि किधर से जाके कहाँ छुपना है, कहाँ पे किसका आक्रमण नहीं हो सकता, दुश्मन कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इन सारे कारणों के चलते मगध का उत्कर्ष हुआ। और संयोगवश मगध में कुछ पावरफुल और शक्तिशाली शासक भी यहीं पे हुए, जिन्होंने मगध को नेतृत्व प्रदान किया। तो इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ। अन्यथा अन्य और भी कई जनपद थे, उनका भी उत्कर्ष हो सकता था। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि मगध का उत्कर्ष नहीं होता तो किसका होता। तो ऐसी स्थिति में अन्य कई जो है बनते हैं, जिसमें अवंती का नाम बढ़िया आता है, क्योंकि अवंती भी अपनी भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक परिदृश्य, इन सबको देखते हुए, और अवंती का भी उत्कर्ष हो सकता था यदि मगध का नहीं होता। इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। चलो देखो, मगध इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आखिर मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। मगध का उत्कर्ष क्यों, ये देखेंगे। मगध का उत्कर्ष हो जाने के बाद यहाँ पे शासन करने वाले जो
वंश हैं उनकी हम बात करेंगे, है ना। मगध पर शासन करने वाले वंश, है ना। मगध पर शासन, इतना ही लिखते हैं, मगध पर शासन। देखो मगध पर शासन एक तो आरंभिक शासन, है ना, आरंभिक आरंभिक वंश की बात कर लेते हैं, आरंभिक वंश, ठीक है। और एक है मगध साम्राज्य, ठीक है। एक आ जाएगा हमारा मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य में हमारा आएगा मौर्य वंश, ठीक है। मगध साम्राज्य में मौर्य राजवंश आएगा। मौर्य वंश क्या, मौर्य राजवंश है ना, मौर्य राजवंश आएगा, ठीक है। आरंभिक वंशों में यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नजर आती है। पुराण अलग बात करते हैं, बौद्ध साहित्य अलग बात करता है। पुराण कहते हैं कि मगध पे शासन करने वाला जो प्राचीनतम राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था। उसके बाद प्रद्योत वंश ने यहाँ पे शासन किया, फिर शिशुनाग ने किया और फिर नंदों ने किया। जबकि बौद्ध साहित्य हमें यह बताता है कि मगध में शासन करने वाला जो प्राचीन वंश था वो हर्यक वंश था। उसके बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग के बाद यहाँ पे नंद वंश आया और नंद के बाद मौर्य राजवंश आएगा, है ना। तो नंद की बात तो दोनों ही जगह मिलती है, शेषुनाग की और शेषुनाग के बाद में नंद की, नंद के बाद में मौर्य की, ये तो हर जगह से मिलता है। लेकिन आरंभिक वंशों के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नज़र आती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या है मामला। देखिए, देखो आरंभिक वंशों में हम बात करें पुराणों के अनुसार, है ना, पुराणों के अनुसार, ठीक है, पुराणों के अनुसार। और एक बात करेंगे हम बौद्ध साहित्य के अनुसार, ठीक है, बौद्ध साहित्य के अनुसार, ठीक है, पुराणों के अनुसार और बौद्ध साहित्य के अनुसार। अब पुराणों के अनुसार इनमें कौन कौन से वंश हुए, तो पुराणों के अनुसार की मैं बात करूं तो पुराण कहते हैं कि सबसे प्राचीन जो वंश था वो बृहद्रथ वंश था, ठीक है, बृहद्रथ वंश, ठीक है। दूसरा ये जो जिक्र करते हैं वो करते हैं प्रद्योत वंश, है ना, प्रद्योत वंश। तीसरे वंश की ये जो बात करते हैं वो है शेषुनाग वंश, शेषुनाग वंश, ठीक है, शेषुनाग वंश। और चौथी ये जो बात करते हैं वो करते हैं बृहद्रथ वंश, प्रद्योत वंश, शेषुनाग वंश और नंद वंश की बात तो सभी करते हैं, नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश के बाद में मौर्य राजवंश पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं पुराणों के अनुसार। बौद्ध साहित्य क्या बताता है, बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं तो बौद्ध साहित्य में जो पहला वंश माना गया है वो हर्यक वंश माना गया है ना, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की बात पुराणों में नहीं मिलती, ध्यान रखना। हर्यक वंश की बात बौद्ध साहित्य करता है। फिर दूसरा जो माना गया है इसमें वही शेषुनाग वंश, शेषुनाग या शिशुनाग, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, शेषुनाग वंश, ठीक है, शेषुनाग या शिशुनाग एक ही बात है, ध्यान रखना। और तीसरा वही नंद वंश, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। यहाँ ये शेषुनाग या इसको हम शिशुनाग भी लिख सकते हैं, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसमें भी मैं लिख देता हूँ शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये डिवाइडेशन मिलता है, ठीक है। और कहते हैं कि नंद वंश के जो आखिरी शासक थे घनानंद, है ना, नंद वंश के आखिरी शासक कौन थे, घनानंद या धनानंद, उसको पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मौर्य राजवंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से मौर्य पे हम चले जाएंगे इनको पढ़ने के बाद। मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके कारण हम इसमें जानेंगे कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, कारण क्या थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे, प्रमुख कारण, ठीक है। प्रमुख कारणों की हम बात करेंगे, जिनको मैंने अभी बोल के सुनाया आपको, वही प्रमुख कारण है और कोई प्रमुख कारण नहीं है। और उसके बाद हम मगध पर शासन करने वाले राजवंशों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बढ़िया तरीके से बनाए प्यारे विद्यार्थियों।
ये गजब का ये डायग्राम है। इसको पढ़ते हुए आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा ये कंसेप्ट है बढ़िया तरीके से याद रहेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। हम जैसे मान लो शेषनाग वंश पढ़ रहे हैं, नंद वंश पढ़ रहे हैं, हर्यक वंश पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, है ना। और आप जो है आपको पता रहेगा कि हम अभी यहाँ पे हैं, अभी हमें यहाँ आना है, पिछला टॉपिक ये था। देखो इतिहास में कालक्रम याद होना बेहद आवश्यक है ना। अभी यहाँ आपको ये पता होगा ये टॉपिक जो है यहाँ तक, ये टॉपिक जो है यहाँ तक, यहाँ से पहले ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये वाला टॉपिक आपको पता होगा कौन से टॉपिक का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था द्वितीय नगरीय क्रांति करवाई थी, है ना। द्वितीय नगरीय क्रांति आपको याद होगा। द्वितीय नगरीय क्रांति मैंने इस द्वितीय नगरीय क्रांति को 3 भागों में बांटा था, 3 टॉपिकों में बांटा था। द्वितीय नगरीय क्रांति के 3 टॉपिक कौन कौन से थे? पहला तो था महाजनपद, है ना, महाजनपद काल, ठीक है। पहला तो महाजनपद काल करवाया था। दूसरा करवाया था नवीन धर्मों का उदय, नवीन धर्मों का उदय। और अगला करवाया था मैंने मगध का उत्कर्ष, है ना, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष यहाँ तक चलता है, ये आरंभिक वंशों तक मगध का उत्कर्ष हो जाता है और ये मगध साम्राज्य अलग से टॉपिक चलता है। ये द्वितीय नगरीय क्रांति का हिस्सा नहीं है। द्वितीय नगरीय क्रांति में नंद वंश तक की कहानी और मगध उत्कर्ष के कारण तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर ये मगध मौर्य राजवंश को इस टॉपिक से, द्वितीय नगरीय क्रांति से अलग करके और हम इसको पढ़ते हैं मौर्य राजवंश को, जो चंद्रगुप्त मौर्य करीब 322 ईसा पूर्व में और अपने प्रधानमंत्री और अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद या जो है धनानंद को पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये कहानी है। अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक की, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, ये कारणों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। बहुत ही शानदार ये डायग्राम है। ऐसे डायग्राम बना के जब आप पढ़ते हैं ना तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से याद होती हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और इन कारणों की बात हम यहीं पे कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर और भी मिटा देंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, ऐसी मुझे आशा है। और आपने जो है अब से पहले कभी कोचिंग ली हो नहीं ली हो कोई मायने नहीं रखता। यदि आप अब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलना कि आपका शून्य से शिखर तक का काम मैं यहाँ पे कर देने वाला हूँ। शून्य से शिखर तक मतलब मेरी क्लास को कोई 6ठी क्लास का विद्यार्थी भी देखेगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। उसको भी ऐसा कोई शब्द ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या बोल दिया, एक भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा। और चाहे कोई नेट जेआरएफ प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास सफिशिएंट है, पर्याप्त है। आराम से वो अपनी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बशर्ते कि वो शब्दों को समझने का प्रयास करे बस। क्योंकि उच्च लेवल पे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस पेपर की भाषा शैली अलग होती है और मेरी भाषा शैली बिल्कुल आसान भाषा है, हमारी लगभग लोकल भाषा है जिसको कोई भी समझ सकता है। मैं बड़ी ही आसान भाषा में और जो है टॉपिक को समझाने का हमेशा प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो आसान भाषा में जो चीज़ें समझ में आती है ना वो जटिल भाषा में नहीं आती। और एक बार आसान भाषा में मान लो टॉपिक समझ में आ गया तो फिर चाहे कैसी भी भाषा आ जाए, कंसेप्ट यदि हमारा क्लियर हो गया ना तो हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर हो 70% पेपर अवधारणात्मक आता है, समझ पर आधारित आता है ना। उसमें फैक्ट होते हैं, मानते हैं बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन समझ आपकी विकसित हो चुकी है तो आप उन फैक्टों को और एलिमिनेट मेथड के माध्यम से निकाल सकते हैं, है ना, और अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। खैर चलो हम यहाँ पे बात करते हैं अब मगध उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे। तो मगध उत्कर्ष के कारणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या क्या कारण थे, मैंने अभी बोल के सुनाई दिए थे, ठीक है। मगध उत्कर्ष के कारणों में मैं पहला कारण लिखूंगा 1 नंबर डाल के कि मगध की आरंभिक राजधानियों की भौगोलिक स्थिति,
मगध की आरंभिक राजधानियों की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, मगध की आरंभिक राजधानियों की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, एक बात भौगोलिक स्थिति कैसे, अब इसमें मैं बात करूं आरंभिक राजधानियों में, तो आरंभिक राजधानी एक तो थी ग्रीवरज थी, है ना, ग्रीवरज, ग्रीवरज है ना, ग्रीवरज या राजगृह, ग्रीवरज या राजगृह इसकी एक आरंभिक राजधानी थी। ग्रीवरज या राजगृह सॉरी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इसके बाद राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को, है ना, पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र भी चारों ओर से, चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, है ना, नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, दरअसल इसकी मगध की स्थिति की मैं बात करूं, मान लीजिए ये मगध है, मैंने वैसे आपको महाजनपद में बताया है ना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं ये मगध है मान लो। तो उत्तर में तो यहाँ पे तो है गंगा नदी, कौन सी नदी है, गंगा नदी का क्षेत्र है। यहाँ पे है चंपा नदी, है ना, इधर आ जाती है चंपा नदी। यहाँ पे आ जाती है सोन नदी, है ना, कौन सी आ जाती है, सोन नदी आ जाती है। और दक्षिण में हमारे यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, मध्य प्रदेश और यूपी वगैरह, कुछ थोड़ी बहुत गुजरात की तरफ जाती हैं। तो ये क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, है ना, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, है ना, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से भी जो है ये सोन नदी यहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है ना, और भी एक आधा नदी और निकलती है, मुझे लगता है शायद महानदी वगैरह के नाम से कुछ 3 नदियों का संगम है यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियों से। एक नदी दक्षिण की तरफ सॉरी पश्चिम की तरफ जाती है, नर्मदा नदी, है ना। तो इस प्रकार से मगध की स्थिति है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको भौगोलिक सुरक्षा मिली हुई है ना। और गिरिव्रज तो था ही, गिरी देखो नाम गिरी यानी कि जो पर्वतों के लिए आता है गिरी, है ना, तो गिरिव्रज तो था ही चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसलिए ये सुरक्षित स्थल थी। इसकी राजधानियां, शासक बड़े सुरक्षित रहते थे, महफूज रहते थे, इस वजह से इसका उत्कर्ष हुआ। ठीक है, दूसरा कारण हम देखें इसमें, तो दूसरा कारण था कि इसकी इसकी मिट्टी जो थी, मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी थी, जलोढ़ होना, इसकी मिट्टी जलोढ़ होना, जिसके कारण अच्छी फसल होती थी, अच्छी फसल होती थी, अच्छी फसल होती थी। अब अच्छी फसल होगी तो पैदावार अधिक होगी, है ना, पैदावार अधिक, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत, है ना, अर्थव्यवस्था मजबूत। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आप जो है सेना भी मजबूत रख सकते हैं, सेना भी मजबूत रख सकते हैं या अधिक रख सकते हैं, है ना, अधिक सेना रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बिंबिसार एक शासक आएगा, उसको बिंबिसार को सैनीय कहा जाता था। सैनीय क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो अपने पास सेना रखता था। सोचिए उस जमाने में, आज से 2500 साल पहले भी सेना रखी जाती थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विकसित वो लोग थे। और सेना है तो सीधी सी बात है, फ्री में कौन काम करेगा, उसको पैसा दिया जाता होगा, सीधी सी बात है, तभी वो काम कर रहा है। और पैसा दिया जा रहा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत है। और मजबूती का कारण क्या था, क्योंकि उस जमाने में इतने उद्योग धंधे बहुत अधिक विकसित नहीं थे, सामान्य लेवल पे ही थे, मगर पैदावार अच्छी होती थी, इस वजह से ये सब कुछ था। नदियों का क्षेत्र था, नदियों का क्षेत्र तो है ही है ना, तो जलोढ़ मिट्टी का होना और नदीय क्षेत्र का होना, इस वजह से ये सारे काम होते थे। इसको आप थोड़ा सा और विस्तृत लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, वैसे आप समझ ही जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। तीसरा कारण की मैं बात करूं तो यहाँ पर लोहे की खानों का होना ना,
यहाँ पर लोहे की खानों का पाया जाना, है ना, लोहे की खानों का पाया जाना, इसकी वजह से क्या हुआ, लोहे की खानें हुई तो दो फायदा हुआ। एक तो अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे, सॉरी, अस्त्र शस्त्र जो है ये बढ़िया बना सकते थे, है ना, अस्त्र शस्त्र बना सकते थे, है ना, अस्त्र शस्त्र बना सकते थे। और दूसरा कारण था कृषिगत उपकरण, कृषिगत उपकरण बना सकते थे, क्या बनाते थे, है ना, बना सकते थे लिखा है मैंने, आप तो बनाते मानना, कृषिगत उपकरण बनाते थे, है ना। अब कृषिगत उपकरण बनाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो उपकरणों से खेती हो और एक बिना उपकरण के बस वैसे ही खेती हो, तो सीधी सी बात है दोनों में व्यापक पैमाने पर अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ये कारण हो जाएगा। ठीक है, चौथा कारण में बात करूं तो यहाँ पे जंगलों का पाया जाना। ठीक है, तो चौथा कारण हम क्या लिख सकते हैं, चौथा कारण लिख सकते हैं जंगलों का पाया जाना। ठीक है, जंगलों का पाया जाना। ठीक है, जंगलों का पाया जाना, ये पाया है, आप समझ आना, जंगलों का पाया जाना। ठीक है, जंगलों के पाए जाने से क्या हुआ, एक तो युद्ध करने में आसानी, है ना, युद्ध करने में आसानी जंगलों से। ठीक है, दूसरा लकड़ी मिल गई, है ना, लकड़ी मिल जाना, लकड़ी मिल जाने से क्या हुआ, लकड़ी से अच्छे प्रकार के अच्छी क्वालिटी के रथ ये बना सकते थे, है ना, रथ गाड़ी, ऊंट गाड़ी वगैरह के लिए, बैलगाड़ी के लिए लकड़ियां का होना, अच्छे भवन के लिए लकड़ी मिल जाना, है ना। इसके अलावा जंगलों में जो है ये यहाँ पे हाथी भी पाए जाते थे जंगलों में, है ना, हाथियों का पाया जाना, है ना, जंगलों में क्या है, हाथी मिल जाते थे, हाथी, हाथी पाया जाना, है ना। तो हाथी जो है युद्ध मैदान में लड़ने के लिए बढ़िया काम देते थे, हाथी के ऊपर बैठ के, और जब आप तलवार चलाते हो तो नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर आप बढ़िया तरीके से वार कर सकते हो, और नीचे वाला व्यक्ति सीधा ऊपर बैठे व्यक्ति के ऊपर वार नहीं कर सकता, आसानी से नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारे कारण थे। इसके अलावा मैं एक सबसे प्रमुख कारण की बात करूं तो वो था मगध में योग्य शासकों का पाया जाना, जिसकी वजह से मगध का उत्कर्ष संभव हुआ। योग्य शासक तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कितनी ही बढ़िया स्थिति हो, योग्य शासक नहीं है तो उनका भरपूर उपयोग वो कर ही नहीं सकते, है ना, बिना योग्यता के और संसाधनों का उपयोग हो नहीं पाता है। ठीक है, तो 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि संयोगवश योग्य शासकों का होना, संयोगवश योग्य शासकों का होना। ठीक है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासक यहाँ पे हुए, जिसकी वजह से जो है इसका उत्कर्ष हुआ और मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, तो हम ये सारी बातें की, मैं एक बार फिर बता सकता हूँ कि मगध उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या थे। तो मगध उत्कर्ष के प्रमुख कारणों में पहला कारण हम ले सकते हैं कि इसकी राजधानी का इसकी जो आरंभिक राजधानियाँ थी वो उनकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, मगध उत्कर्ष का पहला कारण इसकी राजधानियों की भौगोलिक स्थिति का होना। दूसरा कारण यहाँ पर वन व जंगलों का पाया जाना, जिसमें हाथी होते थे, बढ़िया लकड़ी मिल जाती थी, और लड़ने के लिए भी वन और जंगल जो है इनको सुविधा प्रदान करते थे। तीसरा कारण यहाँ पर लोहे की खानों का पाया जाना, जिससे ये अस्त्र शस्त्र बना सकते थे और कृषिगत उपकरण बना सकते थे। तीसरा कारण, अगला कारण मैं बताऊं तो अगला कारण हमारा हो जाएगा यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है वो बढ़िया थी, जलोढ़ मिट्टी थी, नदियों का क्षेत्र का होना, जिसकी वजह से यहाँ पे बढ़िया खेती होती थी, उत्पादन अधिक होता था, तो अर्थव्यवस्था मजबूत रहती थी। उसकी वजह से ये सेना वगैरह रख सकते थे, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी ये अच्छे रख सकते थे, है ना, ये सारी चीज़ें थी। और संयोगवश योग्य शासकों का पाया जाना, तो ये कारण थे। बढ़िया तरीके से ध्यान रखना इन कारणों को, यहाँ से कंसेप्चुअल सवाल अच्छा बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजवंशों की। ठीक है, आप इसको उतारें प्यारे विद्यार्थियों,
और मैं इसको मिटाता हूँ और आरंभिक राजवंशों में हम बात करते हैं अगले जो है राजवंश की कि किस प्रकार से जो है अगले शासन राजवंश यहाँ पे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मगध का उत्कर्ष हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, मगध का उत्कर्ष, है ना। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, सवाल यहाँ से मान के चलना आता ही आता है ना। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक शब्द को, और जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, वो तो ये मान के चलना कि एकदम रामबाण है, वो तो ये मान लेना कि छप चुका है पेपर में, क्योंकि मैं वही बात लिखता हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं वही याद करके आता हूँ जो महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी किताब तो मैं याद नहीं कर सकता, मेरा भेजा कोई नगर पालिका की ट्रॉली तो है नहीं कि इसमें सब सारा कचरा इसी में भर दो, है ना। इसमें मैं वही चीज़ याद रखता हूँ जो अति महत्वपूर्ण है, और उतना ही याद हो पाता है, आम बात कहाँ याद होती है ना। तो आप, और जो मुझे याद होता है ना उसको 100% भी मैं यहाँ पे नहीं छाप सकता, कोई भी टीचर नहीं छाप सकता। हमको जितना याद होता है उसका 70-80% ही हम दे पाते हैं। तो आप यकीन मानना कि जो हम लिख रहे हैं ना वो तो अति महत्वपूर्ण ही लिख रहे हैं, उसके इर्द गिर्द की बातें तो छूट जाती हैं, कितनी कोशिश करें फिर भी एक आधा फैक्ट जो है छूट जाते हैं। कंसेप्ट कभी नहीं छूटता, कंसेप्ट पूरा दे दिया जाता है लेकिन फैक्ट छूटते हैं। ठीक है, तो चलो हम पढ़ेंगे आरंभिक वंश, है ना, आरंभिक वंश। ठीक है, आरंभिक वंश में बृहद्रथ वंश के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बृहद्रथ वंश में कुछ भी नहीं है। बृहद्रथ वंश में देखो, बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ ही था। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है और जो है महाभारत में भी इसका जिक्र हमको मिल जाता है, और यह मिलता है महाभारत और पुराणों में कि मगध का आरंभिक राजवंश या प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ ही था, और इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जिसे कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता था, और इसको मगधपुरी या वसुमती या बृहद्रथपुर के नाम से भी जाना गया है या उल्लेखित किया गया है। तो इन बातों को मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। जरासंध यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था जिसने गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश में इतना ही है, बस आप इतना पढ़ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। वैसे बृहद्रथ वंश के बारे में सीधा यही सवाल पूछते हैं कि बृहद्रथ वंश का जिक्र कहाँ मिलता है, पुराणों में और महाभारत में। बौद्ध साहित्य में इसका जिक्र नहीं मिलता, है ना, ये ध्यान रखना। एक कई बार सीधा सवाल ये पूछ लिया जाता है कि पुराणों में मगध पर शासन करने वाले किस वंश का जिक्र नहीं मिलता पुराणों में, तो ध्यान रखना हर्यक वंश का जिक्र पुराणों में नहीं है। लेकिन ये पूछ ले कि बौद्ध साहित्य में किस वंश का जिक्र नहीं मिलता जिसने मगध पर शासन किया, तो बौद्ध साहित्य में जो है बृहद्रथ वंश और प्रद्योत वंश दोनों का जिक्र नहीं मिलता, हर्यक वंश का जिक्र मिलता है। शिशुनाग का और नंद का दोनों जगह मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। बृहद्रथ वंश में क्या बातें हैं मैं लिख डालता हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ स्वयं था, बृहद्रथ माना जाता है। ठीक है, बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है पुराणों व महाभारत के अनुसार, पुराणों व महाभारत के अनुसार, पुराणों व महाभारत के अनुसार मगध का प्राचीन राजवंश, मगध का प्राचीन राजवंश, मगध का प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश था, है ना, बृहद्रथ वंश था, है ना। प्राचीनतम राजवंश, प्राचीन राजवंश ध्यान रखना, या आप इसको जो है प्रथम राजवंश भी कह सकते हैं, है ना। प्रथम राजवंश प्राचीनतम होगा, वही तो प्रथम होगा, है ना। प्राचीन लिखा है, इसमें प्राचीनतम भी हम लिख देंगे तो, है ना, आप तम शब्द भी जोड़ देना। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना हो जाएगा ना, सबसे यहाँ पे सबसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे तम शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है,
तो ये बात आप ध्यान रखना। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी इसकी राजधानी गिरिव्रज गिरिव्रज या राजगृह थी, गिरिव्रज या राजगृह थी, जिसे जिसे क्या भी कहा जाता था, जिसे वृद्रथपुर, कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर तो इसको कहा था वेनसांग ने, जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, करीब 629 में आया था और 646 तक 45-46 तक लगभग लगभग भारत में रहा था वेनसांग, है ना, वेनसांग, वेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री था, सीयूकी नाम से, सीयूकी लिखा था ना इसने, वेनसांग ने, हाँ सीयूकी ही लिखा था, ठीक है। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि करीब 629 में समथिंग भारत में आ गया था, और मुझे जितना याद आ रहा है 629 में आया, 646 के समथिंग ये गया था ना, 616 साल लगभग भारत में रहा था। तो इसने जो है राजगृह को कुशाग्रपुर कहा, वृद्रथपुर भी इसको कहते हैं, कुशाग्रपुर भी इसको कहते हैं, इसको मगधपुरी भी कहते हैं, है ना, मगधपुरी भी इसको कहते हैं, व वसुमती के नाम से भी इसको जाना जाता है, व वसुमती भी कहा जाता है, कहा जाता है, व वसुमती भी कहा जाता है, ठीक है। इसे राजधानी जरासंध ने बनाया था, है ना, जरासंध ने बनाया था, ठीक है, इसे राजधानी जरासंध ने बनाया था। ये जरासंध कौन था, मैंने एक बार आपको इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि इतिहास में, पुराणों में कुछ ऐसी दंत कथाएं मिलती हैं कि जो जरासंध था, वो जो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं उनके उनका जो वैर चल रहा था एक तरीके से कंस से, तो कंस के ससुर लगते थे जरासंध, है ना, कंस के क्या लगते थे, ससुर लगते थे जरासंध, ठीक है। तो ये थे जरासंध, इनको वरदान था औंधा सोने का, और ये हमेशा औंधा सोते थे, और इनकी हड्डियों का जो पासे बनाए थे मामा शकुनी ने, उन्हीं पासों से खेले थे महाभारत में, और महाभारत में धूत क्रीड़ा खेले और पांडव हार गए थे, कौरव जीते थे उसमें ना, कौरवों की तरफ से पासे मामा शकुनी ने फेंके थे, और वो उन पासों में यही था कि जो भी उनको फेंकेगा उल्टे ही आएंगे, जिसने बनाया है उन पासों को उसी के हाथ से सीधे आते थे, इसी वजह से मामा शकुनी जीते थे और पांडवों को राज त्याग कर और जाना पड़ा था। वो सारी बातें हो गई। ये आरंभिक राजवंश बृहद्रथ वंश में जो है हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हर्यक वंश की, है ना, हर्यक वंश की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है बस, अधिकतर यही पूछते हैं इसका संस्थापक, और इसको ये प्राचीन वाली बात पूछते हैं, प्राचीनतम, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, ये अक्सर सवाल इसमें बन जाता है, और इसमें अधिक नहीं बनता, मैक्सिमम जरासंध के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं हर्यक वंश की, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की हम बात करते हैं तो हर्यक वंश का जो शासन है वो करीब हमारा प्रारंभ होता है 545-44 ईसा पूर्व से, और 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, इसके जो प्रथम शासक माने जाते हैं वो बिंबिसार माने जाते हैं, 545 या 544 BC से 412 BC तक चलता है, ठीक है। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बिंबिसार को, है ना। तो हम पढ़ेंगे आज बिंबिसार के बारे में, ठीक है, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे, संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक कौन थे, संस्थापक बिंबिसार थे, बिंबिसार संस्थापक थे, ठीक है। यह शब्द हमें जो मिलता है बिंबिसार का
नाम वो मिलता है हमें बौद्ध साहित्य में। ठीक है, बौद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य इनको बिंबिसार कहते हैं, और जैन साहित्य में इनको क्षेत्रीय कहा गया है। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या श्रोतीय, कुछ इस प्रकार से नाम मिलता है, श्रोतीय, है ना। ये कहाँ मिलता है? जैन साहित्य में मिलता है ना, जैन साहित्य में मिलता है। और मैं बताऊं, बिंबिसार को सेनीय भी कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सेनीय भी इन्हें कहा जाता है, सेनीय भी इन्हें कहा जाता है ना, क्योंकि ये सेना रखते थे, क्योंकि ये सेना रखते थे, क्योंकि ये सेना रखते थे, इस कारण इनको जो है सैन्य भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सैन्य भी कहा जाता है बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अब हम बात करें इनके पिता के बारे में, हमको अलग अलग बात मिलती है। और जो टर्नर महोदय हैं वो इनके पिता भट्टिय को बताते हैं, है ना। इनके पिता भट्टिय थे, ऐसा मानते हैं टर्नर महोदय। बोधिस को इनका पिता जो कहते हैं वो दीपवंश में कहा गया है। और महापद्म इनके पिता बताए गए हैं तिब्बती साहित्य में, है ना। तिब्बती साहित्य में इनके पिता को महापद्म बताया गया है। जबकि जो पुराण हैं, मत्स्य पुराण, वो इनको इनके पिता को क्षेत्रोजस बताते हैं, है ना। मत्स्य पुराण में इनके पिता को क्षेत्रोजस बताया गया है। ठीक है, कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है। तो क्योंकि आरंभिक राजवंश है, आरंभिक राजवंश में ये बिंबिसार के बारे में सवाल अक्सर बनते हैं, ये ध्यान रखना बिंबिसार को। तो पिता की बात करूँ मैं, बिंबिसार के पिता कौन थे? तो पिता में देखो, जो है पिता के बारे में, भट्टिय, पिता भट्टिय थे, ऐसा कौन कहते हैं? टर्नर के अनुसार, है ना। टर्नर के अनुसार तो इनके पिता कौन थे? भट्टियर थे, है ना। क्षेत्रोजस इनके पिता थे, क्षेत्रोजस, ऐसा कौन कहते हैं? मत्स्य पुराण के अनुसार। ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार। ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार। बोधिस की बात जो करें, बोधिस, बोधिस थे इनके पिता, वो कहते हैं बोधिस की बात दीप वंश में, है ना। दीप वंश जो है उसमें इनके पिता बोधिस बताए गए हैं। जबकि महापद्म की बात तिब्बती साहित्य करता है, महापद्म की बात जो है तिब्बती साहित्य करता है। ठीक है, तिब्बती साहित्य जो है वो इनके पिता महापद्म को बताते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम बिंबिसार। बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी तक रहता है, ध्यान रखना, 492 ईसा पूर्व तक, सॉरी। ठीक है, और ये तो फिर उसके बाद अजातशत्रु आ जाएंगे, है ना, फिर उसके बाद अजातशत्रु आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो अब हम देखते हैं बिंबिसार ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। ये तो बिंबिसार थे, बिंबिसार के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि इनके पिता कौन थे और इनको किस नाम से उल्लेखित किया गया है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में। अब आखिर इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने एक तो वैवाहिक संबंध बनाए, है ना, और एक इन्होंने जो है कूटनीति के माध्यम से और दूतों का आदान प्रदान करके इस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो क्या इनके वैवाहिक संबंध थे, उनके बारे में आज हम जानते हैं, और फिर हम जो है अगली क्लास में बात करेंगे आगे की। ठीक है, वैवाहिक संबंधों को हम पढ़ लेते हैं, आप इसको उतारें विद्यार्थियों। और अब हम एक हेडिंग डालेंगे, बिंबिसार द्वारा साम्राज्य विस्तार। उसमें पहला जो कारण लिखेंगे वो लिखेंगे वैवाहिक संबंधों के द्वारा। और वैवाहिक संबंधों में इसने कितने विवाह किए थे, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप एक हेडिंग डाल दें साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार में पहली हेडिंग डाल दें वैवाहिक संबंधों के द्वारा।
देखो, चुल्लवग्ग और महावग्ग मैंने दो ग्रंथ आपको लिखवाए थे। आपको याद होगा जब मैंने बौद्ध साहित्य में जो पिटक साहित्य करवाया था, पिटक साहित्य में भी मैंने आपको जो है विनय पिटक करवाया था। विनय पिटक के 3 भाग आपको करवाए थे, है ना। तो उसमें जो तीसरा भाग था खंदक, खंदक के भी 2 हिस्से हैं, चुल्लवग्ग और महावग्ग, है ना। चुल्लवग्ग और महावग्ग। तो उसमें से जो महावग्ग है, वो महावग्ग जिक्र करता है हमें बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में वह बताता है महावग्ग कि बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे। ठीक है, 500 विवाह किए थे, सोचिए। अ, मतलब प्रत्येक दिन, एक साल, मतलब कितने विवाह, 500 विवाह, मतलब कैसे संभव रहे होंगे, आप अंदाजा लगाइए। खैर चलो, जो भी है, हमको तो पढ़ना है। हमको किसी विवाह में जाके हमको कोई भी निमंत्रण नहीं मिलने वाला वहाँ से, ठीक है। और ना ही हमारे किसी काम का, बस हमारी तो परीक्षा पास हो जाए, फिर हम इनको उठा के भी नहीं देखते। अधिकतर लोग तो इनको उठा के भी नहीं देखते। वैसे पढ़ना चाहिए, है ना। पढ़ने का काम तो वास्तव में नौकरी लगने के बाद स्टार्ट होता है। भाई अभी तो आप पढ़ रहे हो किस लिए, कि आपको जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब मिलने के बाद आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी है हजारों बच्चों की, जो आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप उनको पढ़ाओगे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं हम, है ना। साम्राज्य विस्तार, ठीक है। साम्राज्य विस्तार में पहला जो साम्राज्य विस्तार किया, उसका पहला कारण या कैसे किया, माध्यम क्या था, तो वो लिखेंगे हम वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन्होंने जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया था। वैवाहिक संबंधों की बात जैसे कि मैंने की, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा लिख ही देता हूँ कि महावग्ग के अनुसार, महावग्ग क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। महावग्ग के अनुसार, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार ने 500 विवाह किए थे, 500 विवाह किए थे, ठीक है। प्रमुख निम्न हैं, प्रमुख निम्न हैं, ठीक है। निम्न को आप निम्नलिखित लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतिहास तो चला देता है काम, लेकिन जब हम आरएस मेंस वगैरह या यूपीएससी मेंस लिखते हैं तो निम्न शब्द इस संदर्भ में गलत माना जाता है। निम्नलिखित होना चाहिए, या निम्न लिख के डॉट पे लगा दें तो भी चलेगा। मगर यूपीएससी मेंस या आरएस मेंस या किसी भी स्टेट का आप जो है डेस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो, तो आप डॉट भी मत लगाइए, वहाँ पे निम्नलिखित ही लिखिए। क्योंकि निम्न का अर्थ निकृष्ट भी लगा लिया जाता है। निम्न का अर्थ नीचा तो होता ही है, निकृष्ट भी लगा लिया जाता है ना। इसलिए गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रखें, और जितना हो सके सही लिखें। फिर ये चीज़ हमको आती है तो हम क्यों गलत लिखें, आते हुए गलत क्यों करें, है ना। चलो, अब पहले विवाह की बात करें तो जो वज्जी संघ था उसके साथ में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वज्जी संघ का जो शासक था, चेट्य शासक लिच्छवी चेटक, उसकी पुत्री से विवाह किया था ना। लिच्छवी शासक जो थे, लिच्छवी के चेटक की पुत्री, जिसका नाम मिलता है चेलना, नाम मिलता है ना, चेलना या छलना भी नाम मिलता है, उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और दहेज में, हाँ दहेज में नहीं, यहाँ पे दहेज नहीं मिला था। यहाँ पे तो इनकी जो मगध के उत्तर में पड़ता था ये, है ना। जो वज्जी संघ था मगध के उत्तर में पड़ता था। तो इनकी जो उत्तरी सीमा थी वो काफ़ी मजबूत हुई, और वहाँ से इनको मुफ्त व्यापार करने की सुविधा मिली। और आपको पता होगा वज्जी संघ जो है यहाँ का व्यापार बड़ा फेमस था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इन्होंने विवाह किया वो कौशल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल का शासक महाकौशल, जिसके जो पुत्री थी कौशला देवी, और पुत्र थे प्रसेनजित, है ना।
हाँ, पुत्र प्रसेनजित थे। प्रसेनजित की बहन थी हाँ, महाकौशला, उनके साथ बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये सारी बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले, है ना? जब मैंने प्रमुख महाजनपद पढ़ाए थे तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे महाकौशल ने सॉरी हाँ, महाकौशल ने जो है इनको काशी दिया था दहेज में, ठीक है? काशी दहेज में मिल गया था, ठीक है? इसके अलावा जो वंग प्रदेश है, वंग प्रदेश, वहाँ भी इन्होंने जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वंग में भी, ठीक है? वंग के अलावा जो है अ, ये प्रमुख प्रमुख थे, ठीक है? इसके अलावा एक क्षेमा, क्षेमा से और इन्होंने विवाह किया था, और क्षेमा थी कुरु, कुरु कुरु प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा, है ना? कुरु प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने जो है विवाह किया था, एक उसका जिक्र मिलता है। और एक विदेह राजकुमारी, उनसे भी इन्होंने विवाह किया था ना, विदेह जनपद, है ना? वहाँ से भी इन्होंने विवाह स्थापित किया था। विदेह की जो राजकुमारी थी उसका नाम भी इसमें मिलता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। वासवी नाम मिलता है ना? हाँ, वासवी थी, बिल्कुल वासवी थी, उसके साथ विवाह स्थापित किया था। तो चलो इन विवाहों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे वज्जी संघ से विवाह, है ना? वज्जी संघ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, है ना? वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है? इसमें कौन था? वज्जी संघ का जो शासक था वो लिच्छवी चेटक था, है ना? लिच्छवी चेटक की पुत्री, लिच्छवी चेटक की पुत्री चेलना, या छलना भी लिखा मिल जाता है कहीं कहीं पर, छलना के साथ विवाह किया, के साथ विवाह किया, ठीक है? इससे क्या हुआ? इस विवाह से मगध की उत्तरी सीमा, मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हुई, मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हुई, क्योंकि गंगा नदी मगध के उत्तर में गंगा नदी थी, गंगा नदी के किनारे पे ये जनपद बसा हुआ था, और गंगा नदी के माध्यम से जो व्यापार होता था उसका सीधा फायदा वज्जी संघ को मिलता था, है ना? तो इस प्रकार से इनको मुक्त व्यापार की भी सुविधा मिली वज्जी संघ के द्वारा, तो इनका भी व्यापार वाणिज्य जो है वृद्धि हुई मगध के में, है ना? और मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार की सुविधा मिली, की सुविधा मिली, मुक्त व्यापार की सुविधा मिली, ठीक है? दूसरे हम बात करें वैवाहिक संबंध की, तो वो था कौशल के साथ वैवाहिक संबंध, है ना? कौशल के साथ, कौशल, ठीक है? तो कौशल में जो नाम आ जाएगा हमारा यहाँ पे महाकौशल की पुत्री कौशला देवी, है ना? महाकौशल की पुत्री कौशला देवी के साथ विवाह किया, कौशला देवी के साथ विवाह किया, के साथ विवाह किया, ठीक है? प्रसेनजित की बहन थी, प्रसेनजित इसका पुत्र था ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसका आगे अजातशत्रु के साथ जो है विवाद होगा, दोनों, एक बार अजातशत्रु इसको पराजित करेगा, ये अजातशत्रु को पराजित करेगा, बाद में प्रसेनजित अपनी पुत्री का विवाह कर देगा, है ना? वजीरा कुछ ऐसे नाम था, वजीरा का विवाह कर देगा अजातशत्रु के साथ, और अजातशत्रु को पुनः काशी सौंप देगा। ये काशी को छीन लेता है, यहाँ पे इनको महाकौशल काशी देता है, किसको? बिंबिसार को। लेकिन बिंबिसार की मृत्यु हुई तो कौशला देवी भी उसके वियोग में मर गई। इस वजह से प्रसेनजित ने क्या किया? काशी को वापस ले लिया। काशी को वापस लिया तो जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसने प्रसेनजित को पराजित किया, फिर प्रसेनजित ने अजातशत्रु को पराजित कर दिया। आखिर में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का
वजीरा था या हुजैरा था, कुछ इस प्रकार के नाम मिलता है, वजीरा ही था शायद, है ना। वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके इस झगड़े को समाप्त किया और काशी उसको सौंप दिया, है ना। ये सारी कहानी मैं पहले बता चुका हूँ ना, फिर से बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। प्रसेनजीत इसका पुत्र था, इसका पुत्र था, और यहाँ पे काशी दहेज में दिया, है ना, काशी दहेज में दिया। कहते हैं कि इसकी जो आय थी ना काशी की, वो 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए वार्षिक, है ना। अब ये बाद के विद्वानों ने निकाला, क्योंकि रुपया उस जमाने में मुद्रा थी नहीं, तो रुपए में कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आज के लोगों ने ये निकाली है कि उस समय में, और 1 लाख रुपया वर्तमान का जो रुपया है उसके अनुसार 1 लाख आय थी काशी की, वो इसको मिला था इस वैवाहिक संबंध के बदले में। तीसरा, हम वैवाहिक संबंध की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजकुमारी क्षेमा, है ना, कुरु की राजकुमारी, कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था, है ना। कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया, ठीक है। कुरु की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। चौथे नंबर पर मैं डाल सकता हूँ जो है वंग प्रदेश के साथ विवाह किया, वंग प्रदेश की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, है ना। वंग प्रदेश की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है। इसके अलावा विदेह जनपद की बात हमने की थी ना, विदेह की वासवी, है ना, विदेह राजकुमारी, विदेह राजकुमारी वासवी, ठीक है। विदेह राजकुमारी वासवी से विवाह किया, ठीक है। विदेह राजकुमारी वासवी से विवाह किया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विदेह राजकुमारी वासवी से विवाह किया। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों इसके वैवाहिक संबंध। इसके अलावा इन्होंने जो है राजदूत भेजकर भी और कुछ कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से किस प्रकार से जो है बिंबिसार ने और प्रसेनजीत के दरबार में, सॉरी चंड प्रद्योत के दरबार में, अवंती जो शासक था चंड प्रद्योत, उसके दरबार में अपने राज्य वैद्य जो कि शाल्वती नामक वेश्या का पुत्र था जीवक, उसको भेजा था ना। और उसको जब उसकी बीमारी का जब ठीक किया जीवक ने, तो चंड प्रद्योत ने और उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार किया, और इस प्रकार से इसने जो है अपनी सीमाओं को चारों ओर से सुरक्षित करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये सारी बातें अब और जो हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।